प्राइम टाइम के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। प्रोफेसर साहब, कोविड आने के बाद से कौन कौन से तबके के तलबा जो है मुतासिर हुए हैं तालीमी तौर पर? कौन से कम्युनिटीज की बात कर रहे हैं आप? यस सर। हाँ, मैं समझता हूँ कि ये अमीर गरीब का जो डिवाइड है वो बहुत ही वो कड़ी लकीर है, गांव में भी और शहर में भी। हम देखते हैं कि ड्रॉप आउट रेट जो है वो आर्थिक हालात पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। और हमने मुस्लिम गरीब बच्चों को देखा, मुस्लिम हिंदू फैमिलीज को देखा, हमने देखा कि इस ड्रॉप आउट में थोड़ा बहुत फर्क है। हिंदू फैमिली में क्या होता है कि लड़का ड्रॉप आउट नहीं करता, लड़कियां ड्रॉप आउट कर जाती हैं जी। जबकि मुस्लिम फैमिली में हम देखते हैं कि जेंडर गैप बहुत कम है। ये अच्छी बात नहीं है कि बच्चे मेरे ख्याल से रिवर्स है, कर जाते हैं, लड़कियां भी ड्रॉप आउट कर जाती हैं। बल्कि मेरे ख्याल से आंकड़े शायद अलग हों, मेरे नज़र में, मेरे मुशाहिदे में लड़कियां लड़कों की बनिस्बत ज़्यादा पढ़ रही हैं। ये भी सही कह रहे हैं कि कुछ कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहां पर आप देखते हैं कि मुस्लिम लड़कों का ड्रॉप आउट रेट जो है, क्योंकि घर के एक्टिविटीज़ में वो ज़्यादा हिस्सा लेती हैं, क्योंकि थोड़ा सा सोशल फैक्टर्स भी अवेलेबल हैं। शायद मुस्लिम लड़कियां मार्केट में जाके नौकरी करने में इतने ज़्यादा नहीं आ पाते, इसलिए लड़कों का ड्रॉप आउट रेट जो है कुछ कुछ रीजन्स में निश्चित रूप से मुस्लिम फैमिलीज़ में लड़कियों की तुलना में ज़्यादा है। और ऐसा मुझे लगता है कि जो गरीब बच्चों के लिए जो फाइनेंशियल प्रोविजंस किए गए हैं वो उसको थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने माइनॉरिटी बजट को देखा, कभी ये पूछा नहीं जाता माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए कि आपको किन चीज़ों की, कौन सी चीज़ों की प्रायोरिटी है। हम अक्सर समझते हैं कि भाई हज के लिए दे दें, कब्रिस्तान के लिए दे दें, ऐसे चीज़ें हमने माइंडसेट बना रखा है कि इन्हीं की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि मॉडर्न एजुकेशन मुस्लिम लड़कियों तक, मुस्लिम लड़कों तक पहुंचाना ये बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि जो एडीबी का प्रोजेक्शन है कि उन्होंने ऑलमोस्ट ये बात कही है कि 21st सेंचुरी बिलोंग्स टू एशिया, 21st सेंचुरी बिलोंग्स टू इंडिया। हमारा मुल्क जो है 2000 इस सदी में लीडर बनने वाला है, लेकिन ये तभी हो पाएगा जबकि ये हाई ड्रॉप आउट रेट फॉर द गर्ल्स इन जनरल, और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब गर्ल्स एंड मुस्लिम गर्ल्स, मुस्लिम लड़कों का जो ड्रॉप आउट रेट है उसको कम करना और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ाना, मॉडर्न एजुकेशन देना। अगर आप नहीं दे पाएंगे तो हमारा जो ड्रीम है कि 21वीं सदी में हमारा देश सबसे आगे होगा, ये नहीं हो पाएगा जब तक हम इस जो इनइक्वालिटी इन एजुकेशन है उसको हम एड्रेस नहीं कर पाए। जी जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। हुकूमतें जो देती हैं मुस्लिम तबके को वो ये समझती हैं कि ये फलां चीज़ें दे दे तो ये खुश हो जाएंगे, हालांकि उनके तकाज़े कुछ और है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनके तकाज़े, उनका जो बुनियादी तालीम है और डेवलपमेंट है, जो पुख्ता बुनियादों पर जो डेवलपमेंट होता है वो देर पा होता है। इट विल बी लॉन्ग लास्टिंग, इट विल बी लॉन्ग लास्टिंग। सही कह रहे हैं आप जी। अब ये जो कोविड की तरफ से जो नए चैलेंजेस आ गए हैं उससे कैसे निपटा जाए प्रोफेसर साहब? अमजद साहब, आप तो पहली बात को कहते हैं, मैं ये कहूँगा कि ये बात एक अमेरिकन प्रेसिडेंट से पूछा लोगों ने जी। एक महिला थी सिविल सोसाइटी की, उन्होंने पूछा कि आपने ये जो वादे किए थे पिछली बार उनमें से कितने को आपने इम्प्लीमेंट किया? प्रेसिडेंट ने एक अच्छा जवाब दिया। इसने कहा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मैंने जो वादे किए थे उनको मनवाने के लिए आपने क्या किया? आपने जो डिमांड रखा है क्या वो रखा था या कोई दूसरे भटकाने वाले थे? मुझे लगता है कि ये सही है कि सरकार अपने तरफ से प्रायोरिटीज तय कर लेती है किसी अपने माइंडसेट की वजह से, लेकिन एक कम्युनिटी लेवल पे भी ये कहना चाहिए कि भाई मुस्लिम लोगों की जो प्रायोरिटीज हैं वो ये है। मैं आपको बताना चाहूंगा, पोस्ट स्ट्रक्चर कमेटी में जब कवर पेज बन के आया तो ऊपर से लेके नीचे तक सिर्फ लड़के लड़कियों को प्रेयर करते हुए दिखाया गया। हमारे कमेटी में जो मुस्लिम मेंबर्स थे उन्होंने कहा भाई क्या हो रहा है भाई, प्रेयर्स तो निश्चित रूप से जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन साथ में एजुकेशन हो, हेल्थ हो, एम्प्लॉयमेंट हो, ये भी हमारे ओवरऑल कवर डिजाइन में आना चाहिए। और मुझे लगता है ये मेंबरान ने बहुत सही ढंग से
हमें मदद किया इसको कहने के लिए, लेकिन हमने कहा भी अपने अपने रिपोर्ट में हमने बताया है कि प्रायोरिटी जो है वो ग्रास रूट लेवल से तय होनी चाहिए। आपने जी कोविड के बारे में बात कही, मैं समझता हूँ कोविड ने बहुत बड़ा डिजिटल डिवाइड कर दिया है। बिल्कुल। मैं अभी स्कूल लेवल पे, कॉलेज, मैं छोटे छोटे कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ। अब एक कॉलेज का प्रिंसिपल भी एक नोबेल लॉरिएट को ला सकता है, जबकि उसके पास संसाधन नहीं थे इतने कि वो उसको अमेरिका से या जर्मनी से हवाई जहाज का किराया देके, फर्स्ट क्लास का किराया देके 5 स्टार होटल में रुकवाए। लेकिन अगर वो रिक्वेस्ट करता है, बहुत सारे नोबेल लॉरिएट्स मान जाते हैं कि भाई 1 घंटे के लिए हम बोल रहे हैं इसी छोटे शहर के कॉलेज में। तो इस मामले में जिनके पास ये मिनिमम फैसिलिटी है, उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ सकती है एट ए हायर लेवल। और स्कूल लेवल पे भी देखिए, बच्चों का जाने आने का टाइम बच रहा है, टीचर का भी जाने आने का टाइम बच रहा है, और अगर बच्चे ध्यान से पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से उन स्कूलों में जहां पर फैसिलिटी अच्छी है और जिन घरों में जहां माहौल है, बच्चा अकेला बैठ के पढ़ सकता है, वो निश्चित रूप से वो बेनिफिट लेगा। लेकिन मैं जानता हूं डोमेस्टिक हेल्प जो है वो अपने मोबाइल फोन छोड़ के दे के आते हैं अपने बच्चों के पास। मोबाइल कभी काम नहीं करता, कभी उसमें बैटरी नहीं है। तो इस वजह से वैसे इसके बारे में एक अध्ययन होना चाहिए, बहुत सॉलिड रिसर्च बेस्ड। लेकिन मेरी जितना इंप्रेशन है स्लम में जाके कि वहां पर बच्चे नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं अपने स्कूलों से, कि उनके पास ये फैसिलिटी नहीं है। अगर मोबाइल फोन है भी, इतने छोटे फोन में वो कर नहीं पाता। उसके पेरेंट्स कभी वो मांग ले जाते हैं, कभी कभी कहता है भाई आज तो हमारी मम्मी लेके गई है, आज मैं स्कूल नहीं कर पाऊंगा। मुझे लगता है इसको एड्रेस करना पड़ेगा। डिजिटल डिवाइड या टेक्नोलॉजिकल डिवाइड जो है गरीब और अमीर के बीच में, ये बहुत ज्यादा है। क्योंकि मुस्लिम का परसेंटेज गरीबों में ज्यादा है, द परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स बिलो पॉवर्टी लाइन इज मच हायर देन द रेस्ट ऑफ द कम्युनिटीज। इस वजह से जो है वो जो डिजिटल डिवाइड का जो इफेक्ट है वो मुस्लिम हाउस होल्ड पर ज्यादा पड़ रहा है। और इस डिजिटल डिवाइड की वजह से जो तालीमी हालत है, उसमें जो रिलेटिव गैप है वो और ज्यादा बढ़ने वाला है, घटेगा नहीं। क्या हुकूमत को मेक श्योर करना चाहिए कि हर स्टूडेंट के हाथ में एक डिजिटल डिवाइस हो जिससे वो ऑनलाइन क्लासेस को कम्युनिकेट कर पाए, कनेक्ट कर पाए, और जो है क्लासेस अटेंड करे पाबंदी से, और जो डाउट्स है, होमवर्क है, ये सारे चीज़ें मामले पूरे आसानी से हो पाए? मुझे लगता है इतना तो मिनिमम करना ही चाहिए। लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूं कि अब जो है हम लोग इस कोविड के इस साल से निकल रहे हैं। अभी जो है हो सकता है ओपन स्कूल हो जाएंगे बहुत जल्दी ही, 5-6 महीनों में बच्चे फिर उस तरह से स्कूल में जाना शुरू करेंगे। और हमारी थोड़ी सी तैयारी है ऐसे क्राइसिस से डील करने का। तो हम खुदा से ये प्रेयर करेंगे कि ऐसी सिचुएशन ना आए। लेकिन मैं तो निश्चित रूप से कहूंगा कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ाना पड़ेगा इन जे गांव के स्कूलों में। मैं एक स्टडी की बात करूं जो ड्यूक यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने किया है, प्रोफेसर कृष्णा, जो नीदरलैंड में एक जर्नल है इंस्टीट्यूट फॉर सोशल साइंसेस, उनका जर्नल में छपा है। उन्होंने ये बताया कि अगर किसी बच्चे का पूरी तालीम जो गांव में अगर हुआ है 11वीं तक, तो उस बच्चे का, वो लड़का हो कि लड़की हो, अपर कास्ट हो कि लोअर कास्ट हो, हिंदू हो कि मुसलमान हो, अगर गांव में 12वीं साल तक पढ़ा है तो उसके चांसेस कि वो आईआईटी में दाखिल हो जाएगा, आईआईएम में दाखिल हो जाएगा, या ग्लोबल मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में वो नौकरी मिल जाएगा, इसके चांसेस 0 के बराबर है। मुझे लगता है गांव और शहरों के बीच का जो डिवाइड है उसको बढ़ाना पड़ेगा, मतलब इसको अब एड्रेस करना पड़ेगा कि ताकि ये एक्सेस टू जो क्वालिटी एजुकेशन वो बढ़े, और कम्युनिटी के अंदर जो डिवाइड है अक्रॉस शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अपर कास्ट, मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स, इस गैप को एड्रेस करना पड़ेगा। अदरवाइज ये सपना जो 21वीं सदी का जो लीडर हो हमारा मुल्क होने वाला है, इसको हम पूरी नहीं कर पाएंगे। जी सर, मौजूदा एजुकेशन बजट क्या काफ़ी है, या फिर ये तकाज़ों को पूरा करने के लिए जैसा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हर स्टूडेंट को देना है, इसको मद्देनज़र रखते हुए एजुकेशन के बजट को बढ़ाना पड़ेगा? देखिए, मैं इंटरनेशनल कंपैरिजन करके देखता हूँ, मुझे लगता है कि हमारा प्राइमरी और मिडिल स्कूल एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, और यहीं पर बुनियाद तैयार होता है। बच्चा बड़ा होकर क्या होने वाला है उस पर डिपेंड करता है कि बच्चा किस स्कूल में जाता है। मेरा बच्चा या मेरी बच्ची उस स्कूल में नहीं जाती जहां पर मेरी जो डोमेस्टिक हेल्प की बच्ची जाती है, यहीं पर उसका गैप शुरू हो जाता है। मुझे लगता है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी
हमारे गुरुजी प्रोफेसर अमर्त्य सेन, जिनके साथ में मैं कुछ समय तक रिसर्च किया, उनका यही कहना है कि कैपेबिलिटी क्रिएशन बहुत जरूरी है। और कैपेबिलिटी में अगर आप ह्यूज इनइक्वालिटी पैदा कर देते हैं एजुकेशन सिस्टम से, तो फिर आप लाख कोशिश करें, ये कभी ब्रिज नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से एलोकेशन फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन को बढ़ाना चाहिए। और जहाँ तक हायर लेवल की बात है, तो वहाँ मुझे लगता है कि एलोकेशन को थोड़ा बढ़ाएं, लेकिन जो पे कर सकते हैं उनसे आप पैसा लें। लेकिन लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पे नहीं कर सकते, उनकी इकोनॉमिक सोशल बैकवर्डनेस को ध्यान में रखते हुए उनको फेलोशिप मिलनी चाहिए, ताकि वो भी सबके सामने कर सके। लेकिन निश्चित रूप से प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे जो मॉडर्न टूल्स आ रहे हैं उनकी अवेलेबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम जो बुनियादी जो डिफरेंस है उसको हम एड्रेस कर पाएंगे। जी, इस ताल्लुक से सोसाइटी की जिम्मेदारी क्या बनती है? मैं समझता हूँ ये बात सही है कि सचर और पोस्ट सचर दोनों समिति ने ये कहा है कि सरकार की कोशिश के साथ साथ मुस्लिम फैमिलीज या उनको भी उनमें एक अवेयरनेस आना चाहिए कि मॉडर्न एजुकेशन जो है ये बहुत ज़रूरी है उनके बच्चों के परिवार के फैमिली के लिए। और मुझे लगता है कुछ हद तक ये आ भी रहा है। लेकिन ये सही है कि अभी भी मुस्लिम लड़कियों का एनरोलमेंट जो है हाई स्कूल में कम है। जी, अगर आप तुलना करें इवन शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन की से कंपेयर करें तो उसमें भी देखेंगे वो कम है। कुछ हद तक सोशल हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लड़कियां जो है मुस्लिम हाउस होल्ड से अभी भी थोड़ा कम जा रही हैं। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने नेशनल सैंपल सर्वे के आंकड़ों को देखा। लड़कियां जो हायर सेकेंडरी पास कर चुकी हैं और बेरोजगार हैं, लेबर मार्केट में जा रही हैं, नौकरियां ढूंढ रही हैं, वो काफ़ी हाई है। इसका मतलब ये है कि वो जो अपने फैमिलीज को जो बंदिशें हैं उनको उनसे बाहर निकलकर लेबर मार्केट में जा रही हैं। लेकिन स्किल के मिसमैच की वजह से या सोशल फैक्टर्स की वजह से उनको नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। लेकिन ये निश्चित रूप से सही है कि मुस्लिम वर्क पार्टिसिपेशन रेट फॉर द गर्ल्स ये बढ़ा है पिछले 4-5 सालों में। मुझे लगता है ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। और ये जो माइंडसेट है कि मुस्लिम फैमिलीज अपने बच्चों को नहीं भेजती, वो आहिस्ता आहिस्ता वो दूर हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सचर और पोस्ट सचर कमेटी ने कहा है कि जहां तक हेल्थ का सवाल है, मुस्लिम फैमिलीज का एक्सेस टू गवर्नमेंट फैसिलिटीज, सरकारी अस्पताल, सरकारी जो ICDS प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम है, या सरकारी अस्पतालों में बच्चों की डिलीवरी करना, वो मुस्लिम फैमिलीज में काफ़ी कम है। इसका मतलब जो है कोई भी वजह हो, एटीट्यूड की वजह से भी हो, लेकिन मुस्लिम फैमिली जो है वो सरकारी स्वास्थ्य की फैसिलिटी, हेल्थ की फैसिलिटीज़ को वो नहीं इस्तेमाल कर पा रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि मुस्लिम फैमिलीज में बच्चियों का, लड़कियों का जो हेल्थ स्टैंडर्ड है, औरतों का हेल्थ स्टैंडर्ड है, वो दूसरे कम्युनिटीज की तुलना में अच्छा है। ये मुझे, इसका मतलब ये हाउस होल्ड फैक्टर है कि पब्लिक फैसिलिटीज अगर नहीं मिल रहा है तो हम प्राइवेट फैसिलिटीज को इस्तेमाल करेंगे। हेल्थ के मामले में सचर कमेटी और पोस्ट सचर कमेटी दोनों ने कहा है कि स्वास्थ्य के मामले में मुस्लिम हाउस होल्ड का अवेयरनेस है, और स्पेसिफिकली लड़कियों का और औरतों का, माए बहनों का जो है उनके स्वास्थ्य का ख्याल गरीबी के बावजूद भी थोड़ा बेहतर रखा जाता है। लेकिन जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, जहाँ पर तालीम का सवाल है, ये फैक्टर सही नहीं है, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं अभी भी। मुझे लगता है परिवार की तरफ से, समाज की तरफ से भी कुछ एटीट्यूड की चेंज करने की ज़रूरत है। जी जी। इसके अलावा अब ये जो चूंकि तकाज़े एकदम बदल गए हैं, नए तकाज़े आ गए हैं, तो क्या फिर से एक बार सर्वे कराना चाहिए? असल में सर्वेस तो हो रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि नेशनल सैंपल सर्वे जो हर 4-5 साल के बाद में सामाजिक और आर्थिक मौजूदा हालात के एक स्नैपशॉट देता है, एक पिक्चर देता है। अगर आप पिछले स्नैपशॉट से कंपेयर करें तो हम देख पाएंगे कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। जो हमारी कमेटी ने भी किया था, हमारी समिति ने, पोस्ट सचर कमेटी जिसका मैं सदारत कर रहा था, उसने भी किया था, और हमने दिखाया कि मुस्लिम्स की हालात हायर एजुकेशन में कमज़ोर तो है ही, लेकिन जो इम्प्रूवमेंट हुआ है वो भी कम है दूसरों की तुलना में।
जी। इसका मतलब ये हुआ कि जो गैप जो है वो बढ़ जाएंगे। तो ये मुझे लगता है इसको रोकने की जरूरत है, उसके लिए आंकड़ों की बहुत जरूरत है। और मुझे लगता है कि अभी काफी दिनों से ये सोशल एस्पेक्ट को कवर करते हुए, हेल्थ एंड एजुकेशन एस्पेक्ट को कवर करते हुए सर्वे नहीं आए हैं। लेकिन कोविड के बाद मैं आपको बताऊंगा कि सरकार में ये अवेयरनेस आई कि हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो असंगठित क्षेत्र हैं, जो सरकार के सारे फैसिलिटीज के बाहर रहती हैं, वो बहुत ही बुरी तरह प्रभावित हुआ है। और वहां पर जो लोग काम करते हैं वो उनके वर्किंग कंडीशन में कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कोई वर्किंग कंडीशन इतने खराब है कि मार्केट के थोड़ा गिरते ही उनको नौकरी से निकाल दिया गया, उनका घरों से बेदखल कर दिया गया जो घर दिया गया था। इसलिए सब लाइन लगा के अपने गांव या अपने छोटे शहर में वापस जाने के लिए रेलवे स्टेशन में, बस स्टैंड में या पैदल साइकिल से निकल गए। मुझे लगता है ये एक बहुत चिंता की विषय थी और सरकार में इसके बारे में ये जागरूकता बढ़ी है, थोड़ी सी अवेयरनेस है। मैं बताना चाहूंगा कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने 4 सर्वे करवा रही है। एक तो है जो डोमेस्टिक वर्कर है उनके लिए, उनकी क्या वर्किंग कंडीशन है, क्या उनको सही ढंग से कॉम्पेंसेट किया जाता है ऐसे सिचुएशन में। दूसरा ये है ट्रांसपोर्ट वर्कर है, वो भी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसके बारे में है। तीसरा जो प्रोफेशनल जो एम्प्लॉय करते हैं उनके बारे में। चौथा जो है माइग्रेंट है, उनको ये एक्सेस नहीं मिल पाता एजुकेशन का, हेल्थ का, क्योंकि बच्चा चला आता है शहर में फिर स्कूल से छूट जाता है। इन सब चीजों को ध्यान में रखकर ऐसे पॉलिसीज बनाए जाए, प्रोग्रामेटिक इंटरवेंशन किया जाए, उसके लिए आंकड़ों की जरूरत है, स्टैटिस्टिक्स की जरूरत है। और इसके लिए 4 मेजर सर्वेज करवा रही है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, जिससे मैं जुड़ा हुआ हूं, मैं को चेयरमैन हूं इस कमेटी का। हम लोग कोशिश करेंगे कि आंकड़े जल्द से जल्द सरकार के पास आए और जो भी जो इंटरवेंशंस करना चाहिए वो करेंगे। जी जी सर, ये भी देखने में आया है कि जो एनजीओज होते हैं वो तालीमी तौर पर खिदमत करने की कोशिश करते हैं, वो आम तौर पर हायर एजुकेशन लेवल पर करते हैं। कहीं पर सिविल्स की कोचिंग हो रही है, फ्री कोचिंग, कहीं पर जो है इंजीनियरिंग और मेडिसिन की कोचिंग हो रही है, कहीं पर जो है बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर के एग्ज़ाम की कोचिंग हो रही है। इस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की कोचिंग देते हैं, हायर एजुकेशन पर हेल्प करते हैं। क्या इन्हें चाहिए कि ज़ीरो लेवल पर जाकर प्राइमरी एजुकेशन पर भी उतना ही फोकस करें ताकि बच्चे वहां तक पहुंचें कि वो सिविल सर्विसेज क्रैक कर सके? ये आप सही कर रहे हैं कि लोअर लेवल पे अटेंशन सिविल सोसाइटी का बहुत अधिक नहीं है, वो समझते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन हायर लेवल पे भी ये जो कोचिंग क्लासेस बता रहे हैं उसमें से कुछ ही ऐसे संस्थाएं हैं जो बैकवर्ड और डिस्पोजेस लोगों के लिए काम करती है। बाकी तो कमर्शियल बिजनेस हाउसेस हैं, लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं, जो तैयारी करवाते हैं कि मेडिकल एग्जाम के लिए या अच्छे अमेरिकन यूनिवर्सिटी में जाने के लिए जो तैयारियां करवाते हैं, वो उसमें बहुत ज्यादा मुस्लिम बच्चे या दलित बच्चे नहीं आ पाते। वहां भी मुझे लगता है एफर्ट बढ़ाने की जरूरत है। मैंने सुना है कि 2-3 यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर मन्नू मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में एक सेंटर था जिसमें मुस्लिम एंड दलित बच्चों के लिए, जो मार्जिनलाइज बच्चे हैं उनके लिए प्रोविजन था, उनको ट्रेनिंग तैयारी करवाएं बिना पैसे का, स्किल डेवलपमेंट का। लेकिन ये सही है कि लोअर लेवल पे सिविल सोसाइटी को एंगेज होना चाहिए और नई तालीमी जो पॉलिसी है उसमें ये प्रोविजन है, रखा गया है कि जब बच्चे अच्छे स्कूलों में जाएंगे तो उसमें दूसरे बच्चों के तुलना में वो पिछड़ ना जाए और उनके ये कॉम्प्लेक्स ना हो जाए कि स्कूल में बच्चों के साथ, दूसरे बच्चों के साथ में बातचीत ना कर पाए। उसलिए एक सपोर्ट सिस्टम स्कूल के बाहर तैयार किया जाएगा। उसमें मुझे लगता है सिविल सोसाइटी को थोड़ी सी फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलनी चाहिए, लेकिन वो इसमें निश्चित रूप से मदद कर सकते हैं ताकि वो एक इक्वालिटी के माहौल में पढ़ाई लिखाई कर सके अपने स्कूलों में। ठीक है। ठीक है प्रोफेसर साहब, हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। आपसे काफ़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई और काफ़ी बेहतरीन मालूमात हासिल हुई। और चूंकि एजुकेशन इतना सेंसिटिव और इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको आगे भी याद करूंगा और आप बराए मेहरबानी अपना वक्त हमें दीजिएगा। शुक्रिया अमजद साहब, मैंने मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपसे गुफ्तगू करने का मौका मिला और आपके जो ऑडियंस हैं, जो व्यूवर्स हैं, उन तक पहुंचने का मुझे आपने मौका दिया। शुक्रिया। जी जी। तो नाजरीन, ये थे प्रोफेसर अमिताभ कुंडू। ये हमें मुसलमानों की तालीमी हालत के ताल्लुक़ से बता रहे थे कि मौजूदा हालात क्या हैं और किस तरह से इसे इम्प्रूव किया जा सकता है। मुख्तलिफ सुझाव उन्होंने दिए हैं और
बुनियादी तालीम पर भी तवज्जो देने की बात की है। और ये जो डिजिटल डिवाइड है, या डिजिटल डिवाइड कम होना मौजूदा वक्त का सबसे अहम तकाजा है। अब देखना है हुकूमत, NGOs और स्कूल्स मिलकर क्या करते हैं ताकि जो नौनिहाल हैं उनका मुस्तकबिल दरख्शां हो। अगले एपिसोड तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। शब बखैर।